नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही इन सुर्खियों के जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला तथ्य है वो हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है। किस सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड शुरुआत किया गया, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के जितने आयाम पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जा सकता है हम सभी को चर्चा करेंगे। तो किस सरकार द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड शुरुआत किया गया, किस राज्य द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र में किसके द्वारा? तो उद्योग रत्न तो जाहिर सी बात है उद्योग मंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। तो किसके द्वारा? उद्योग मंत्री उदय सामंत ने। अब ये उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला, किनको मिला? तो टाटा के चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया। अब बात आती है क्या रतन टाटा को इसके पहले कोई अन्य पुरस्कार मिला है? तो जी हाँ, इसके पहले अन्य पुरस्कार 2008 में पद्म विभूषण एवं 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इस उद्योग रत्न अवार्ड शुरुआत हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य उन व्यक्तियों या संगठनों के प्रयासों को मान्यता देना है जिन्होंने महाराष्ट्र में व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, रियल एस्टेट, कृषि, बैंक, आईटी में जबरदस्त योगदान किया है। ये उद्योग के क्षेत्र में तो मिला है। उद्योग के क्षेत्र में क्या और अन्य किसी क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिला? तो जी हाँ, महिला उद्यमी, मराठी उद्यमी और युवा उद्यमी को भी अवार्ड दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने लिया है नियुक्ति से। किससे? नियुक्ति से। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास सहयोग के 62वें सत्र के नए अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया? किनको नियुक्त किया गया? और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास सहयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास सहयोग के 62वें सत्र के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज वर्तमान में क्या है कि ऐसे ही इनको इस पोस्ट पे बना दिया गया। तो वर्तमान में भी इनका पोस्ट काफ़ी हाई है। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, भारत की राजदूत के रूप में वहाँ पे कार्यरत हैं। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास सहयोग क्या है। तो यह विश्व स्तर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा निर्धारित एवं प्रदान किया गया सहयोग है। मतलब ये भी यूएन के द्वारा ही बनाया गया कोई सहयोग है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। समझ गए? अब बात आती है इसका स्थापना कब हुआ। तो यह इसका स्थापना वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसका सदस्य कितने लोग हैं? तो 46 देश सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को सामाजिक क्षेत्र के सभी मामलों पर सलाह देना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है आर्थिकी से। किससे? आर्थिकी से। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे हम समझेंगे कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाते हैं और ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सेबी के द्वारा, SEBI के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो पता हो गया। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष क्या है? तो यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत कारपोरेट ऋण बाजार को विकसित करना है। इसके उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है बाजार में तरलता लाना एवं एक अधिक मजबूत और अधिक कुशल बाजार बनाना। तो इसका उद्देश्य कैसे पूरा हो पाएगा? तो इसके तहत कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब जाके उद्देश्य पूरा होगा तो क्या कार्य करना पड़ेगा? तो यह कोष काम करता क्या है? यह कोष निवेशकों से धन जुटाता है। मतलब जो पैसा निवेश करना चाहते हैं उनसे पहले ये धन लेगा, फिर ग्रेड कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करेगा। जो उस एरिया में काम करते हैं, जो प्रतिभूति काम करते हैं, उनमें ये निवेश करेगा और उनको ये गारंटी प्रदान करेगा कि आप पूरी मेहनत और लगन से काम करो। अगर नहीं भी हो पाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरी पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, वो पूरे मन से काम करेंगे और अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि होगी और लाभ होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है खेल से। किससे? खेल से। किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की? स्टुअर्ट ब्रॉड कौन है, कौन से देश के हैं, इनकी शुरुआत कब हुआ, क्या इनके नाम कोई रिकॉर्ड है क्या, इनका अच्छा सबसे प्रदर्शन कब था और सबसे खराब प्रदर्शन कब था, इस सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की?
तो ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इन्होंने शुरुआत कब किया, पदार्पण कब किया था? 2007 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। समझिए, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने शुरुआत किया था। इनके नाम पे कोई रिकॉर्ड है? हाँ जी, एक रिकॉर्ड है। एकमात्र अंग्रेजी खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच में 2 हैट्रिक ले चुके हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन कब हुआ? तो इन्होंने 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट ले लिया था 15 रन पे। ये इनका सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इनका सबसे बुरा प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन तो अपने इंडिया के खिलाफ हुआ है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को ही 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। देखो, तभी कहते हैं ना, कभी गिरकर ही बहुत ऊंचाई तक चढ़ा जा सकता है। शायद वो उनको ये गलतियां ही, इनको चोट ही एक बहुत बड़ा तेज अच्छा गेंदबाज बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो केंद्र सरकार बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? उस ऐप का नाम है उल्लास, ULLAS। किसके द्वारा किया गया? तो जब ये साक्षरता से रिलेटेड, इसका मतलब शिक्षा से, तो शिक्षा मतलब शिक्षा मंत्री। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। इसमें कोई नारा दिया गया क्या? हाँ जी, इसके एक नारा दिया गया, जन जन साक्षर, मतलब प्रत्येक लोग साक्षर हों। यह क्या है? तो यह 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिससे जन जन तक डिजिटल शिक्षा बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? तो वो सभी जो स्कूल का अवसर खो चुके हैं, मतलब ज़्यादा उम्र हो गया है या कोई काम कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से इनको बुनियादी शिक्षा मिलेगा और डिजिटल वित्तीय साक्षरता मिलेगा। समझ गए? इनका महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है सम्मेलन और समारोह से। किससे? सम्मेलन और समारोह से। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन मेजबान कौन है? विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो जब भी मेजबान कोई भी चीज़ का भारत करेगा तो वो हमारे इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। तो इसका मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। कौन सा सत्र है? 5वां। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना। इसका थीम क्या है? विश्व कॉफी सम्मेलन का थीम क्या है? तो सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्योजित कृषि के माध्यम में स्थिरता। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन 1962 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किया गया था। ये भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, यूएन के अंतर्गत ही आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है। इसके अंदर कितने देश हैं? इसके अंतर्गत 80 से अधिक देश हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन है? अभी इसमें सूची जारी किया गया। कौन सूची जारी किया गया और उसका कौन सा स्थान आया? तो कौन सूची जारी किया गया, मतलब किसने सूची जारी किया? तो ACI ने, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के द्वारा ये सूची जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि यात्री आवागमन के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यात्री आवागमन दुबई के हवाई अड्डे से किए, दूसरे नंबर पर लंदन। और अब बात करें USA की, तो USA का 5 ऐसे हवाई अड्डे हैं जो टॉप 10 में आते हैं। क्या भारत का कोई ऐसा हवाई अड्डा है जो टॉप 10 में आता है? तो जी हाँ, भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 9वें स्थान पर आता है, केवल एकमात्र। अब बात करते हैं, ये तो यात्री का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय माल आवागमन, जो माल आता जाता है और एयरपोर्ट के माध्यम से, उनमें सबसे आगे कौन है? उनमें सबसे आगे हांगकांग है। इसमें अगर औसतम देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में क्या कोई वृद्धि हुआ है? तो जी हाँ, औसतम देखा जाए तो 2021 की तुलना में 53.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? कृषिगत उत्पादन तृतीय अग्रिम अनुमान 2022-23, मतलब जो कृषिगत का उत्पादन हुआ है उसका जो 2022-23 का अनुमान लागत जारी किया हुआ है वो कितना जारी है और किस एरिया में कितना है? तो 25 मई 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमुख फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जो कुल 2021 में 315 मिलियन मीट्रिक टन पैदावार हुआ था, वो 2022-23 में बढ़कर 330.53 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। मतलब लगभग 315 से 330 15 मिलियन मीट्रिक टन का भी इजाफा हुआ है। अब हम क्षेत्रवार देखेंगे कि चावल में कितना वृद्धि हुआ, गेहूं में कितना वृद्धि हुआ, मक्का में, ऐसे सभी में। तो चावल 135 मिलियन मीट्रिक टन पैदावार हुआ, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.07
मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। ये सभी मीट्रिक टन में है। गेहूं की पैदावार 112 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया है, जो 5 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ेगा। ऐसे ही मक्का 35 बढ़ेगा कितना 2। पौष्टिक कुल अनाज 54 होगा, इस बार बढ़ेगा कितना 3.65। दलहन में 27 होगा, जिसमें से पिछले साल की तुलना में 7 वृद्धि होगा। तिलहन में 41 और वृद्धि कितना होगा 3। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप संक्षेप में नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर को तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।